नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। साथियों, इस वीडियो में जो भारत संसाधन एवं उपयोग का चैप्टर 1 है, उसका हम ख नंबर पार्ट पढ़ने वाले हैं। पहला नंबर पार्ट का साथियों हमने उसको पूरा अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ा है और उसका ऑब्जेक्टिव भी कराया आप सभी को, और उसका प्रश्न उत्तर भी हम आपको करा दिए। वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उससे जाकर देख लीजिए, उसका प्लेलिस्ट बन चुका है। देखिएगा, प्राकृतिक संसाधन क्या होता है साथियों। तो हमने संसाधन वाले चैप्टर में बताया था कि वह संसाधन जो जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, बोले तो अपने आप जो उत्पन्न होता है, जो भगवान द्वारा दिया है, ये समझ लिए, वह होता है क्या, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में इस चैप्टर में भू संसाधन बोलते जमीन, बोले तो पृथ्वी के जो ऊपर वाला जो भाग है जिस पर हम कृषि करते हैं, हम रहते हैं, वह जो भाग है भूमि के बारे में, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में पूरे मिट्टी के बारे में अच्छी तरीके से हम जानेंगे, कितने प्रकार की मृदा होती है और कौन सी मृदा में कौन सी खेती होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। तो देखिएगा, पूरे अध्याय में अध्ययन से आप संसाधन की संकल्पना से अवगत हो चुके, मतलब संसाधन के बारे में आप जान चुके हैं। यहाँ यह स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी भी देश की समृद्धि में उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग पर निर्भर है। मतलब कोई भी देश के विकास में साथियों संसाधन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। संसाधन की संकल्पना मानवीय आवश्यकताओं की तृप्ति करने वाले साधन एवं संतुष्टि करने वाले सेवाओं में यकीन करता है। मतलब मानव के ज़रूरतों का संसाधन क्या करता है, पूरी करता है। इसमें तकनीक ज्ञान संस्थाओं का सहयोग अपरिहार्य। मतलब यदि संसाधन का साथियों अच्छी तरीके से उपयोग करना है तो किसी न तकनीक का हमें क्या करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ तक लाइन में आप इतना ही समझिए कि मतलब संसाधन के बारे में तनिक बड़ी उसकी विशेषता की गई है और मानव इसे किस तरह से उपयोग करता है, समझ गए। देखिएगा, यहाँ से हमारा यह चैप्टर समझ लिए तैयार होता है, मतलब शुरू होता है। हम भूमि पर निवास करते हैं, मतलब आप किसी पर भूमि पर निवास करते हैं। हमारा आर्थिक क्रियाकलाप इसी पर संपादित होता है। मतलब जो हमारा आर्थिक, मतलब जो हमारा जीवन यापन है पृथ्वी पर, मतलब भूमि पर ही करते हैं। हम विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अब जो भूमि है साथियों, मिट्टी है, उसका हम विभिन्न रूपों में उपयोग करते हैं, जैसे कृषि करने के लिए, कोई रहने के लिए, कोई बहुत सारे क्रिया करें। अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। यह प्रकृति प्रदत्त होने के कारण यह प्रकृति संसाधन, यह प्रकृति मतलब यह प्रकृति के द्वारा मिला, इसलिए क्या यह प्राकृतिक संसाधन है। कृषि वानिकी मतलब पेड़ पौधे लगाने में, पशु चार मतलब पशु इस पर चढ़ते हैं, मत्स्य मतलब मछली पालन करने में, खनन मतलब खुदाई करने में मिट्टी की, वन्य जीव मतलब वन्य जीव भी रहते हैं, परिवहन संचरण मतलब जो गाड़ी का वह आना जाना इस मिट्टी पर ही नहीं होता कहीं, बिल्कुल। जैसी आर्थिक क्रिया भूमि पर संपन्न होने के कारण यह एक मौलिक संसाधन है। मतलब देखिए, यहाँ पर याद रखिएगा, जो मिट्टी कैसी संसाधन है, तो मौलिक संसाधन है। इतने व्यापक रूप उपयोगी होने के बावजूद यह सीमित संसाधन है। मतलब सीमित मतलब देखिए, मिट्टी यदि खत्म हो जाएगा तो दिक्कत हो जाए, इसलिए मिट्टी की जो कटाई हो रही है, मतलब मिट्टी जो पानी में बहकर चल जा रहा है, इस पर हमें रोकना पड़ेगा। हम आगे इसके बारे में और भी अच्छी तरीके से समझें। मतलब यहाँ तक मिट्टी की विशेषताओं के बारे में वर्णन किया गया, मतलब मिट्टी क्यों ज़रूरत है, मिट्टी पर हम क्या क्या करते हैं, ये सभी बताया गया है। ठीक है, वस्तुतः यह आवश्यक है कि उपलब्ध भूमि का विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सावधानीपूर्वक एवं नियोजित रूप से उपयोग किया जाए। मतलब जो मिट्टी का हम उपयोग कर रहे हैं उसको हम क्या एक नियोजित बोलते कि नियमानुसार उसका उपयोग करें, ताकि वो मिट्टी क्या बचा रहे। आगे देखिएगा, मतलब भूमि के यहाँ तक विशेषता के बारे में वर्णन किया गया। देखिए, भूमि संसाधन की कई भौतिक स्वरूप है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, निम्न भूमि और घाटियाँ इत्यादि। मतलब ये भूमि जहाँ जहाँ पाई जाती है उसका बारे में वर्णन किया गया है। ये विविध रूप है जलवायु से अभी प्रभावित, मतलब जो मिट्टी होता है तो जलवायु मतलब जो मौसम बदल रहा है इस पर भी क्या कर रहा है, यह निर्भर करता है। भारत भूमि संसाधन में संपन्न, मतलब भारत में ज़्यादा मात्रा में मिट्टी पाई जाती है। यहाँ कुल उपलब्ध भूमि के लगभग 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार। मतलब जो साथियों हम लोगों का जो भारत का नक्शा है, उस भारत के नक्शा में
43% जो भाग का है मैदान है, ठीक। और कृषि एवं उद्योग के विकास के लिए उपयोगी मतलब, और इस 43% जो भूमि है इस पर क्या कृषि मतलब खेती गृहस्थी किया जाता है। देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो साथी यह 33 नहीं 43 लिखा गया है। 43% क्या है मैदान है, ठीक। ये जो साथियों पठार है, ठीक है। ये जो बच गया यह क्या है, फिर पर्वत है, ये पर्वत है, और ये क्या है पठार है, समझिए। तो 27% क्या है पठार है, ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम। और पर्वत कितना है 30%, और बच गया जो मैदान है कितना 43%, ठीक है। ये समझिए। आगे देखिए मतलब भारत की ये केवल बात है। आगे साथियों कि 12 मासी मतलब 12 महीना नदियों में प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों मुहैया कराती है। यह परिस्थितियाँ की संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण मतलब भारत में परिस्थिति मतलब जो वातावरण है उसको संतुलन के लिए भी क्या ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिट्टी देश का 27% भूभाग पठार के रूप में विस्तृत है, मतलब पठार है 27% भारत में, जहाँ खनिज जीवाश्म ईंधन वन संपदा कोष संचित है। मतलब यहाँ पर ये पाया जाए, मतलब यहाँ तक आपके बारे में क्या समझे, यहाँ तक यही समझे कि मृदा क्या होती है, जो पृथ्वी के ऊपर वाली सतह जहाँ पर हम रहते हैं वह मृदा है, जहाँ पर कृषि करते हैं, जहाँ पर मत्स्य खनन करते हैं, ये सभी क्या है मृदा का ऊपर है। यहाँ पर फिर हम देखें कि भारत में जो मृदा काफ़ी अच्छी तरीके से पाई जाती है। 43% जो भाग है मैदान है, जो 27% है बच गया क्या है कहिएगा पठार है, और जो बच गया 30% वो क्या रह गया, 30% हम लोगों का क्या मैदान तो हो गया, पठार भी हो गया, पर्वतीय 30% क्या पर्वत है हम लोगों के भारत में, ठीक है। अब देखिए अब हम जानेंगे मृदा निर्माण मतलब मिट्टी का निर्माण आखिर कैसे होता है। देखिए मिट्टी का निर्माण एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया मतलब बहुत ही समझिए पेचीदा प्रक्रिया है, और बहुत ही धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक। तो मिट्टी तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत मृदा कहलाती है। यह परिभाषा आप याद रख सकते हैं। मिट्टी या मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन, मतलब ये मिट्टी को पुनः बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या लगता है टाइम लगता है। यह न केवल पौधों के विकास का माध्यम, मतलब देखिए आप देखिएगा जो कोई भी पौधा होता है वो क्या होता है मिट्टी पर ही होता है। यह इसलिए पौधे के विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बल्कि पृथ्वी पर विविध जीव समुदाय का पोषण भी करते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो मिट्टी में रहते हैं और वो मिट्टी से ही खाना पाते हैं। मृदा में निहित उर्वरकता मानव के आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। मतलब जो मिट्टी में जो उर्वरकता है मतलब जो फसल उगाने की वो अभी क्या है मानव के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, देश की नियति का भी निर्धारण करता है। इसके नष्ट होने के साथ संपत्ति एवं संस्कृति दोनों ध्वस्त हो जाएंगे। अतः मृदा एक जीवंत तंत्र है। मतलब देखिए यहाँ तक क्या बताया गया मृदा के बारे में बताएंगे, मृदा हमारे लिए क्यों जरूरी है। मृदा केवल पेड़ पौधों के लिए नहीं जरूरत है, बल्कि सभी जीव जंतुओं के लिए जरूरत है, मानव के लिए भी जरूरत है, क्योंकि मानव यदि कृषि नहीं करेगा तो जिएगा नहीं, खाएगा नहीं समझिए वो मर जाएगा, ठीक है। इसलिए साथियों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसलिए मृदा को का जीवत तंत्र कहा गया है। क्या कहा गया है, मृदा को एक जीवित तंत्र कहा गया है। अब देखिए अगला पैराग्राफ में लिखा गया मृदा के निर्माण की प्रक्रिया। मृदा निर्माण एक लंबी अवधि है, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम समय लग जाता है, पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाता है। हमने बताया ना ये मृदा के निर्माण लाखों वर्ष लग जाता है, कुछ सेंटीमीटर 1-2 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में, ठीक। चट्टानों के टूटने फूटने भौतिक रासायनिक और जैविक परिवर्तन से मृदा निर्माण होता है। भूगोलविद इसे अत्यंत धीमी प्रक्रिया का मानते हैं। मतलब जो भूगोल के बारे में ज़्यादा जानते हैं, भूगोल के बारे में ही ज़्यादा पढ़ाई की है, वो जो कहते हैं जो मिट्टी निर्माण की जो प्रक्रिया है सबसे ज़्यादा धीमी प्रक्रिया है।
मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, देखिए जो चट्टान होता है, जो पर्वत होता है, वहाँ से चट्टान टूटेगा, ठीक है, चट्टान टूटेगा, अब टूट के गिरते गिरते उसका धूल मतलब वो बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाएगा। फिर एक भौतिक प्रक्रिया हो जाएगी, कोई भी भौतिक प्रक्रिया, जैसे टूटना भी किस प्रकार की क्या भौतिक प्रक्रिया होगी, रासायनिक परिवर्तन हो गया उसमें, मतलब वो पेड़ जो पत्थर टूटा है साथियों, उस पत्थर में बहुत सारी रासायनिक प्रक्रिया भी हो जाएगी। और जैविक परिवर्तन, जैविक मतलब कुछ जीव जंतु भी उसमें क्या उसमें, और जो पत्थर है मतलब जो चट्टान टूटा है उसमें कुछ परिवर्तन होगा, और उस परिवर्तन धीरे धीरे करके क्या मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से ये निर्माण होता है। देखिए मिट्टी के निर्माण के यहाँ पर कारक दिए गए, ऊंचाव या धाराकृत मतलब चट्टान का टूटना, मूल शैल या चट्टान, जलवायु मतलब जो जलवायु है इस पर भी निर्भर करता है मिट्टी का बनना, ठीक। आगे है वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण और समय, ये साथियों ज़्यादा लगता है समय। इस प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। देखिएगा अब आगे, आगे साथियों है कि तापमान परिवर्तन, प्रवाहित जला प्रवाहित जल की क्रिया, पवन, हिमनद और अपघटन की अन्य क्रिया भी ऐसे तत्व हैं जो मृदा के निर्माण में सहयोगी करते हैं। मतलब देखिए तापमान भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है मृदा के निर्माण में। प्रवाहित जल मतलब यदि अगर चट्टान जो टूट कर जल में बहा है तो जल में साथ घुलटते घुलटते और जो पत्थर है मतलब जो चट्टान है वो का और भी धूल हो जाएगा, और धूल हो जाए तो मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। पवन मतलब क्या समझे, पवन मतलब हवा, हवा भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मृदा निर्माण में जैविक एवं रासायनिक परिवर्तन भी अहम भूमिका होती है, हमने पीछे ही बताया। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मृदा निर्माण में जैव बोले तो ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं। मतलब मृदा निर्माण में भाई कोई सिंपल रूप से पूछ दिया कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, देखिए कोई भैया जो चट्टान टूटने से मृदा का निर्माण होता है, इसमें भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन होता है, जैविक कुछ प्रक्रिया होती है। यह जो इस प्रक्रिया बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, इसमें बनने में लाखों वर्ष, कुछ सेंटीमीटर जो मिट्टी बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा के निर्माण तापमान भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, और प्रवाहित जल भी, पवन, हिमनद, अपघटन की प्रक्रिया, ये सभी अब बता दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको बताना होगा कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या है, यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। अब देखिए मृदा निर्माण की प्रक्रिया के निर्धारक तत्व कौन कौन से तत्व होते हैं, इनके रंग, गठन, गहराई, वायु एवं रासायनिक भौतिक गुणों के आधार पर भारतीय मृदा को निम्नतम बांट कर अध्ययन किया जा सकता है। मतलब मृदा को साथियों भारत में कितने प्रकार में बांटा गया है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि मृदा का प्रकार एवं वितरण, मतलब मृदा कितने प्रकार की होती है और यह मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है और इसके बारे में जानकारी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो भारत में उपजाऊ भूमि आकृति, भू आकृति, जल आयु, वनस्पति के पर्याप्त विविधता पाई जाती है। मतलब कहीं पर ऊंचा जमीन है, कहीं पर खाल जमीन है, कहीं पर जलवायु गर्म है, कहीं पर ठंडा है, ठीक है, कहीं पर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, कहीं पर कम है। ये सभी देखकर भारत में जो सातों भूमि है वो 6 तरह की पाई जाती है। यहाँ पर लिखा है कि जिस वजह से यहाँ 6 मुख्य प्रकार की मृदाएं विकसित हुई मतलब पाई जाती है। ये भू संसाधन की गुणवत्ता के आधार इनका वर्णन क्रमशः किया जा रहा है। मतलब देखिए अब देखिए हम पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में पूरा अच्छी तरीके से, मृदा के बारे में। देखिए जो पहली मृदा है क्या है, जलोढ़ मृदा। क्या है साथियों, जलोढ़ मृदा। आखिर जलोढ़ मृदा किसे कहा जाता है और इस मृदा का निर्माण कैसे होता है, इस मृदा का निर्माण साथियों किस प्रक्रिया द्वारा होता है, इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है या किस राज्य में ज़्यादा पाए जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा, मतलब बहुत ही ज़्यादा राज्यों में यह मृदा पाई जाती है भारत में। उत्तर भारत का मैदान पूर्णतः जलोढ़ निर्मित है। मतलब जो उत्तर भारत है साथियों, वो उत्तर भारत में जो पूरा मैदान है, मैदान जो भारत में कितना प्रतिशत है, 43%। और जो उत्तर भारत में जो मैदान है वह 100% किससे बना हुआ है, जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी जो प्रणाली है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से बनता है, ठीक है। देखिए हमने क्या बताया मिट्टी कैसे बनता है, तो कहीं 5 चट्टान टूटेगा, वो चट्टान नदी में मान चले बहते घुलटते घुलटते
वह इस तरह से मिट्टी का निर्माण हुआ। तो वही जड़ों मृदा है। जड़ों मृदा जो घुलटते घुलटते आएगा और मान के चलिए जो नदी में मिट्टी आया, वो मिट्टी को किसी क्षेत्र में ले जाकर वो छोड़ के भाग गया, मतलब पानी वजह से कम हो गया, तो वह साथ जो मिट्टी गया वहाँ पर, तो वही जो नया मिट्टी पर चाहेगा वही क्या है, जड़ों मृदा कहलाया। ठीक है। राजस्थान एवं गुजरात में भी एक सर्करी पट्टी के रूप में इस मृदा का प्रसार है। पूर्व तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्ण और कावेरी नदियों का निर्माण डेल्टा का भी निर्माण जरूरत से हुआ है। कुल मिलाकर भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा फैली हुई। ये बातें याद रखिएगा। भारत में जलोढ़ मृदा का फैलाव कितना है, तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर क्या है, भारत क्या है साथू, जलोढ़ मृदा का फैलाव है। जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, मिट्टी के द्वारा लाए गए, सॉरी नदी के द्वारा लाए गए जल मिट्टी के द्वारा। ठीक है। अब देखिएगा आगे इसके बारे में क्या लिखा गया है। आगे क्या लिखा गया शांति देखिएगा। जलोढ़ मिट्टी का गठन, जलोढ़ मिट्टी किस से मिलकर बनी होती है। गठन बालू, सिल्ट, मृतिका के विभिन्न अनुपात से होता है। इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का होता है। ये पूरे लाइन का अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि ये संतु इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि जलोढ़ मृदा का रंग कैसा होता है, तो आप बताइएगा। रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का होता है। ठीक है। और जलोढ़ मृदा में क्या पाया जाता है, तो ये बालू, सिल्ट और मृतिका पाया जाता है इसमें। इस मृदा के कण नदी मुहाने की घाटी में ऊपर क्रमशः बड़े होते हैं। ऐसी मृदाएं पर्वत पदीय क्षेत्र में बने मैदानों जैसे द्वार, चौर, तराई आमतौर पर मिलती है। यही नहीं आपको समझना। इनके कणों पर घटकों का अलावा मृदा की पहचान इनके वायु से भी होती है। मतलब देखिए, अब मान के चलिए कहीं पर जो जलोढ़ मृदा है उसकी जो पहचान हो वायु से भी, उनके उम्र से भी कर सकते। मतलब कोई पुरानी मृदा है, कोई पुरानी जलोढ़ मृदा है, कोई नया, मतलब कौन नया नदी ले आकर छोड़ दिलस माटी तो नया जलोढ़ मृदा हो गई। और जो कहिए से ले आकर छोड़ दिलेगा जहाँ पर नदी के पानी कबो कबो कब चल जाला, कब पुरानी मृदा हो गई। ठीक है। मतलब पुरानी जलोढ़ मृदा हो गई। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा दो प्रकार के, एगो पुरानी एगो नवीन, जो हमने बताया। पुरानी जलोढ़ में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है। मतलब जो जन्म बड़े बड़े कंकड़ पाओ जन, मतलब वो क्या पुरानी जलोढ़ मृदा कहा जाए। ठीक है। इसे बांगर कहा जाता है। ये साथियों याद रखें, पुरानी जलोढ़ मृदा को कौन सी मिट्टी कहा जाता है, मिट्टी कहा जाता है, तो बांगर मृदा चाहे मिट्टी कही। बांगर की तुलना में नवीन जलोढ़ मृदा महीन कण पाए जाते हैं। जो नवीन साथियों जलोढ़ मृदा है उसमें कौन से कण पाए जाते हैं, तो महीन मतलब छोटे छोटे है, जो पुराने और बड़े बड़े कंकड़। और नई के क्या कहा जाए, खादर, पुराने के बांगर। ठीक है। खादर में बालू एवं मृतिका की मिश्रण होता है। ये काफ़ी उपजाऊ होता है। मतलब जो खादर में जो नए जो मिट्टी वो का बहुत ज़्यादा उपजाऊ लगा। ठीक, यहाँ तक हमने क्या समझ लिया, यहाँ तक हमने क्या समझ लिया, जलोढ़ मृदा केरा कर, जलोढ़ मृदा केरा कर जो नदी के द्वारा लावल जलोढ़ के द्वारा निर्माण होगा। ठीक है। जलोढ़ मृदा में का पावल जाए, तो बालू, सिल्ट, मृतिका पावल जाए। जलोढ़ मृदा जो बा एक रंग कैसन होला, तो धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का होता है। ठीक। और इस मृदा में जो होता है, इसका अगर आयु बोले तो उम्र देखें तो ये दो तरह के होते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा वो नई जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा में क्या होता है, तो पुरानी जलोढ़ मृदा जो होती है जो बहुत ही लंबे समय तक जहाँ पर पानी नहीं पहुँचा है कहीं पर ले आकर छोड़ दिया, वही क्या पुरानी जलोढ़ मृदा बन गया। इसमें बड़े बड़े कंकड़ पाए जाते हैं। ठीक। और ये जो होता है कम उपजाऊ होता है। और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा भी कहा जाता है। ठीक है। जो नया नया पानी आएगा, नया नया ओकरे मिट्टी चाहे चल गए ओकरे क्या कहल नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा में का होला हमने के ज़्यादा उपजाऊ वाला मिहीन कर पाया जाता है। ठीक है। समझ गए, मुख्य रूप से बात है। अब देखा आगे, जलोढ़ मृदा में जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी होती है। ये याद रखिएगा। जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्व पाया जाता है, जबकि इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी रहता है। ठीक है। यह मिट्टी गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दाल
जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। पूछा जाता है कि जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी खेती की जाती है, तो जलोढ़ मृदा में आप याद रखिएगा मिट्टी में गन्ना की खेती होगा, चावल की, गेहूँ, मक्का और दलहन जैसी फसलों के लिए क्या होती है, खेती मानी जाती है। अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी का गहन कृषि की जाती है, मतलब इस मिट्टी पर ज़्यादा कृषि होती है। परिमाणतः यह जनसंख्या घनत्व की ऊंचा है। ठीक, समझ गए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि क्या आप जानते हैं कि उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दायरा भूमि कहते हैं, दियारा भूमि कहते हैं। यह सत्य याद रखिए। यह मक्का भी कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है, मतलब जो दियारा भूमि है इसमें मकई की खेती क्या होता है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, देखिएगा अगला मृदा जो आता है क्या है, काली मृदा है। ठीक है, काली मृदा, इस मृदा को चलिए अच्छी तरीके से हम समझते हैं, जिस प्रकार हमने जलोढ़ मृदा के बारे में समझ लिया। देखिए इस मिट्टी का रंग काला होता है, ये याद रखें, काली मृदा है तो रंग भी काला होगा। इसमें उपस्थित एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण है। देखिए पूछा जाता है कि काली मृदा का रंग काला क्यों होता है, तो एल्युमिनियम और लौह यौगिक के कारण। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। पूछा जाता है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब उपयुक्त है, तो कौन है, तो काली मृदा है, जिसके कारण से काली कपासी मृदा के ही जाना जाता है। यहाँ से यहाँ तक की लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए। भारत में यह मृदा लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। देखिए जो जलोढ़ मृदा है यह भी उतनी ही भूमि पर फैली हुई है जितना काली मृदा है। ठीक है, जो खास तौर पर दक्कन के अलावा प्रदेश वाले क्षेत्र में, देखिए यह काली मृदा का चित्र इसी तरह का यह होती है। ठीक, दक्कन के अलावा प्रदेश क्षेत्र जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। इस मिट्टी का निर्माण भूशैलों एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है। इस मृदा का स्थानीय नाम रेगुर भी है। पूछा जाता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा और एक नाम है काली कपासी मृदा, क्योंकि इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है। ठीक, यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में पाया जाता है। ठीक, अब आगे इसके बारे में क्या लिखा गया जानिएगा। लिखा गया साथियों, देखिए कि इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता है इसमें नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। मतलब नमी धारण मतलब जो यह मिट्टी में यदि एक बार पटवन कर दीजिए, मतलब बार बार पटवन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह पानी को अपने आप अपने पास रखता है। यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पौष्टिक तत्वों के परिपूर्ण होते हैं। मतलब इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, पोटेशियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, चूना भी होता है, किंतु फास्फोरस की कमी होती है। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कि काली मृदा में किसका कमी होता है, तो फास्फोरस की। शुष्क या गर्म मौसम में इसमें दरारें पड़ जाती है। ठीक, जिससे अच्छी तरह से वायु का मिश्रण हो पाता है, किंतु गीली होने के साथ साथ यह मृदा चिपचिपी हो जाती है। मतलब यह इसको यदि एक बार पढ़ेंगे तो ये चिपचिप गीला तो हो जाएगा लेकिन चिपचिपा रहेगा। ठीक है, जिससे जोतना संभव नहीं होता, मतलब इसको अगर जोतिएगा ट्रैक्टर लगा के चाहे कुछ भी लगा के तो जोतना संभव नहीं, क्योंकि चिपचिप टायर में सट जाएगा, गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ेगी। तब मानसून के प्रथम बौछार में ही इसे जुताई कर दी जाती है। कम वर्षा के क्षेत्रों में भी अत्यधिक ऑक्सीजन होने के कारण बिना सिंचाई के कपास की खेती के लिए यह मिट्टी उपयुक्त है। सोचला ऐसा नहीं मृदा बा कि जेना में बिना पटवन के भी कपास की खेती हो जाला। ठीक है, इसके अतिरिक्त यह मृदा में गन्ना, प्याज, गेहूँ, फलों की खेती अनुकूल मानी जाती है। मतलब काली मृदा के बारे में क्या समझला, काली मृदा देखो हमने ये समझी काली मृदा के रंग कैसन होला, काला होता है। यह मृदा जो होता है लावा जो ज्वालामुखी सब जो बेसाल्ट चट्टान होला ओकरा कारण बनला। इ मृदा के रंग काला काहे, कैसे एल्युमिनियम और लो यौगिक पावल जाला एकरा में। इ मृदा के विशेषता का बा, तो इ ज्यादा पानी के सोख के रखला में, तो नमी धारण करे के क्षमता रहेला। एकरा में फास्फोरस की कमी होती है, ये हमने जानी जा। और यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, और इसी कारण इसे काली कपासी मृदा भी कही जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाता है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, इस सब राज्य में पावल जाला। ठीक है, इतना चीज एकरा बारे में याद रखे के बा। अब देखो अगला जो मृदा आती है
क्या है नाम, उसका अगला मृदा का नाम है लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मृदा के नाम से पता चलते एकर रंग कैसन होगी, लाल या तो पीला होगी, ठीक है, रंग लाल और पीला दोनों होगी। इस प्रकार की मृदा का विकास प्रायः द्वीप पठार के पूर्वी एवं दक्षिण हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों के सामान्यतः 100 सेंटीमीटर के कम वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। 100 सेंटीमीटर जहाँ कम वर्षा होता है ये सब मिट्टी पाया जाएगा, लाल एवं पीली मृदा, ठीक है। इस मृदा में लोहांश की मात्रा के कारण इसका रंग लाल होता है। पूछा जाता है लाल एवं पीली मृदा में इसका रंग लाल क्यों होता है, तो लोहांश मतलब लोहा के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। जलयोजन के पश्चात यह मृदा पीले रंग की हो जाती है। देखो एक नाम लाल का है कैसे एकरा में लोहांश पाया जाए, मतलब लोहा के अंश पाया जाए। एक नाम पीला का है कैसे एकरा में तू पटवन कर देबो तो एक रंग पीला, यही चलते करके लाल एवं पीली मृदा कहल गया बा, ठीक है। मूल रूप से ग्रेफाइट नीस जैसे रवेदार अग्नेय चट्टानों के विघटन एवं रूपांतरित होने से बनता है, ठीक है। ये कैसे बनता है, ग्रेफाइट नीस जैसे जो रवेदार अग्नेय चट्टान होते हैं एकरा कारण जब टूटेला तो बनेला, ठीक है। इसका विस्तार भारत में कुल पृष्ठभूमि में 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा तरीके से यह बोल कैसे 7.2 करोड़, जबकि जरूर रहे जो काली मृदा रहे 6.4 करोड़ भूमि हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है, ठीक है। लाल एवं पीली मृदा का प्रसार जो तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार के क्षेत्र में है। मतलब ये सब जहाँ पावल जाला का लाल एवं पीली मृदा। जैव पदार्थों की कमी के कारण यह एकरा में किसकी कमी होती है, तो जैव पदार्थों की क्या होती है, कमी होती है के कारण यह मृदा जलोढ़ और काली मृदा की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। ये याद रखें भाई, क्या होती है, कम उपजाऊ होती है जलोढ़ मृदा और काली मृदा की अपेक्षा। उर्वरकों का उपयोग करके इसकी उत्पादकता में को बढ़ाई मतलब इसके जो गुण है, वो जो उत्पादन करने के गुण है उसको बढ़ाई जा सकती है। इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था चावल, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। देखो अगर लाल और पीली मृदा के बारे में हमने क्या क्या जाने, तो ये लाल और पीली मृदा के लाल एक रंग लाल का होला तो का लोहांश के कारण, एक रंग पीला का होला जब एक पटवन कर दी तो रंग पीला हो जाला, ठीक है। ई ग्रेफाइट ने जैसे रवेदार जोगने चट्टानों का टूटने से क्या बनेला, ठीक है। एक जो कुल विस्तार कितना होता है 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर विस्तार बा। ई जो होता है मृदा जो होला जलोढ़ मृदा और काली मृदा के अपेक्षा कम उपजाऊ होला। एकरा में जोन होला एकरा में यदि हम खाद्य पदार्थ डाल देते हैं तो एकरा में अच्छी तरीके से हम खेती कर सकते हैं। ये कहाँ कहाँ पाया जाए तो तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा में पाया जाला, ठीक। और इस मृदा में सिंचाई करके हम क्या चावल, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू, फल आदि उत्पाद कर सकते हैं, ठीक है। इतना याद रखे भाई एकरा बारे में। देखो अब आगे अगला जो मृदा आता है 4 नंबर, लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा क्या होती है, देखो समझो लेटराइट मृदा क्या होती है, तो लेटराइट मृदा शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है। मतलब ग्रीक भाषा के जो शब्द बा लेटर ओकरा से बनल बा लेटेराइट, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। मतलब लेटराइट मृदा केकरा से बनल बा, ईंट से बनल बा। इस प्रकार के मिट्टी का विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होगा। मतलब लेटराइट मृदा कहाँ पाया जाला, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है और जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती रहेगी, ठीक है। भारत में इस मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि से भी अधिक भूभाग पर है, ठीक है। ऋतुवतः भारी वर्षा से पहुँचे सपाट अपरिदित सतहों पर यह मृदा पाई जाती है। यह मृदा तीव्र निक्षालन का परिणाम है। मतलब देखिए निक्षालन मतलब देखो मान चलो कहूँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ता है, ज़्यादा बारिश, तब ज़्यादा बारिश से क्या होला मिट्टी की कटाव होला कि ना, कहो बिल्कुल। और मिट्टी कट कट के नीचे गिरत रहेला, यही चलते का मिट्टी के निर्माण होला लेटराइट मिट्टी, ठीक है। जिसमें ह्यूमरस की मात्रा नगण्य होती है, मतलब एकरा में ह्यूमरस का ना के बराबर पाया जाता है। अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों का अपघटित होने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। अपक्षय के कारण लेटराइट मिट्टी कठोर हो जाती है। मतलब लेटराइट मिट्टी कैसी होती है, कठोर। लेटराइट मिट्टी कैसी होती है, कठोर होती है। ये बातें याद रखेगा। एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। हाई लाइन के अंडरलाइन कर दो। लेटराइट मृदा का रंग कैसा होता है, लाल होता है। काहे होता है, एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण, ठीक। इस प्रकार की मिट्टियों का रासायनिक खाद एवं अन्य उर्वरकों का क्या लिखल है,
प्रयोग प्रयोग कर उत्पादन किया जाता है। ठीक, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम की पहाड़ी लेटराइट मृदा का विस्तार है। मतलब यहाँ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में लेटराइट मृदा पाया जाता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे चाय, कहवा का उत्पादन किया जाता है। क्रम में चाय और कहवो बनाओ उत्पादन किया जाता है। ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में इस मृदा का काजू खेती उपयुक्त मानी जाती है। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू के क्रम में खेती की जाए। मतलब देखो ई मृदा में मतलब लेटराइट मृदा में का याद रखे बा। पहला लेटराइट मृदा के विस्तार कितना बा? 1.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर बा। ई मृदा के नाम लेटर शब्द से बनल, जेकर अर्थ का होला ईट होला। ठीक है। एकर जहाँ कहाँ बनला था, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी ज़्यादा बरसात होला, मतलब बारिश होला, वहाँ पर ई मृदा के निर्माण भेल। ई मृदा जो होला एकरा में जो होता है कहाँ का पावल जाला, तो देखो याद रखे बा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सब राज्य में एकर विस्तार बा। ठीक है, इतना याद रखे एकरा बारे में। अब आगे देखो, अभी देखो ये का लेटराइट मृदा। आगे देखा हुआ था मरुस्थलीय। देखो मरुस्थलीय मतलब समझे का मरुस्थल मतलब रेगिस्तान, वह का रेगिस्तान। ठीक है। इस प्रकार की मिट्टी लंबी शुष्क ऋतु अल्प वर्षा, मतलब जहाँ पर बहुत कम वर्षा होके शुष्क ऋतु होके ह्यूमस रहित बालुई मिट्टी वाले क्षेत्रों का विकसित होती है। ठीक है। इस मृदा में संस्तरों का विकास काफी कम पाया जाता है। ठीक है। रासायनिक अपक्षय अत्यंत सीमित होता है। इस मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। पूछा जाता है मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है, तो लाल या हल्का भूरा होता है। ठीक है। इस प्रकार की मृदा राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी पश्चिमी हरियाणा, दक्षिण पंजाब में पाई जाती है। इसमें वनस्पति उर्वरक खनिज का अभाव पाया जाता है, किंतु सिंचाई की व्यवस्था से कपास, चावल, गेहूं उत्पादित किया जा सकता है। मतलब देखो मरुस्थलीय मृदा का मरुस्थल रेगिस्तानी सब का मरुस्थलीय मृदा है, जेकर रंग लाल होला। ठीक है, या हल्का भूरा होला। ये राजस्थान पश्चिमी हरियाणा में क्षेत्र में पाया जाता है, दक्षिण पंजाब में पाया जाता है। एकरा में सिंचाई की व्यवस्था करके तू चावल, गेहूं, कपास की खेती कर सकेला। ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या हुआ, आगे वह पर्वतीय मृदा। ठीक है। पर्वतीय मृदा क्या होता है, देखा जो पहाड़ में जो मृदा पर्वतीय मृदा, इस प्रकार की मृदा पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा न पाए जाते हैं, जहाँ पर मतलब मुख्य रूप से वर्षा बहुत कम है। यह मृदा जटिल एवं विविधता वाली है। मतलब एक बहुत ही काफ़ी जटिल प्रक्रिया है, और विविधता मतलब अलग अलग बात है देखने मिला। यह नदी घाटियों की जलोढ़ मृदा या ऊंचे भागों में मोटे कणों वाली अपरिपक्व मृदा के रूप में पाई जाती है। ठीक है। पर्वतीय भागों में प्राय भू आकृति, वनस्पति एवं जलवायु दशाओं में पर्याप्त जटिलता एवं विविधता के कारण यहाँ एक ही प्रकार की मृदा बड़े बड़े क्षेत्र नहीं मिलते हैं। मतलब देखो पर्वतीय मृदा का जो पहाड़ में पाओ जाए। ठीक, ये जो पहाड़ में मृदा पाओ जाए सब जगह एक जैसे ना पाओ जाए, ये नहीं कहते विविधता के कारण एक ही प्रकार की मृदा बड़े बड़े क्षेत्र में नहीं मिलते हैं। ठीक है। हिमाच्छित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अपरदन हो जाता है, और ये अम्लीय एवं ह्यूमस रहित होते हैं। मतलब यह इसमें जो परिवर्तित मृदा होती है, एकरा में अम्ल की मात्रा ना पाओ जाला। ठीक है। नदी घाटी के निर्वर्ती क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपान एवं जलोढ़ पंखों में यह मृदा उपजाऊ होती है। मतलब जहाँ पर नदी व नज़दीक वहाँ पर का ये मृदा उपजाऊ होला। यहाँ ढलानों पर फलों के बागान एवं नदी घाटियों की चावल एवं आलू लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। मतलब एक में। ठीक है। उपरोक्त सभी मृदा के विवरण के मानचित्र इतने में आप देख सकते हैं। ठीक है। तो मानचित्र देख लें यहाँ पर कहाँ कहाँ पर कौन कौन मृदा पाओ जाए। यहाँ पर सब मृदा के बारे में लिखल गई बा। लेटराइट मृदा देखो, लेटराइट मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, जोड़ो मृदा, पर्वतीय मृदा, ठीक बा, शुष्क लिखल बा। ठीक है। यहाँ पर सब लिखल गई बा, देख ले तो कहाँ कहाँ पाओ जाता है। ठीक।
देखा आज की क्लास में हम मृदा तक ही रहती, आगे हम चैप्टर की समाप्त कर लीजिए अगला क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों।